नमस्कार। जब हम भारत के एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में स्कूल, कॉलेज, डिग्रियां यही सब आता है ना? लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ये तो हजारों सालों के बदलाव, क्रांतियों और एक देश के अपने भविष्य को बनाने की जिद की कहानी है। चलिए इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि हम आज जहां हैं वहां तक पहुंचे कैसे। और ये एक लाइन एक तरह से इस पूरी बातचीत का सार है। शिक्षा समाज को बनाती है और समाज शिक्षा को। जैसे जैसे भारत का समाज बदला, प्राचीन काल से लेके आज तक, उसकी शिक्षा की जरूरतें और तरीके भी बदलते गए। बस इसी नजरिए से हमें इस पूरी कहानी को देखना है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे गुरुकुल की जड़ों से, फिर देखेंगे कि अंग्रेजों के आने से क्या बदला, और फिर जानेंगे कि आजाद भारत ने और अब 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति ने इसे कौन सी नई दिशा दी है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी एजुकेशन सिस्टम सिर्फ बिल्डिंग्स और किताबों का ढेर नहीं होता। ये असल में किसी भी समाज का वो टूल है जिससे वो अपनी सोच, अपने कल्चर, अपनी वैल्यूज अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है और अपना भविष्य तय करता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से, जहां हमारी शिक्षा की नींव रखी गई थी। एक ऐसी व्यवस्था जिसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। आज के स्कूलों से बहुत पहले भारत में सीखने सिखाने की एक बहुत मजबूत परंपरा थी। जैसा कि हम देख सकते हैं, वैदिक काल में गुरुकुल सिस्टम था, जहां सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जिंदगी जीने का तरीका सिखाया जाता था। फिर आया बौद्ध काल और इसने शिक्षा को और लोगों तक पहुंचाया, और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज तो ग्लोबल हब बन गई थी। और आगे चलकर मध्यकाल में मकतब और मदरसों ने इस विरासत को, आप कह सकते हैं, और आगे बढ़ाया। और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, एक ऐसा मोड़ जिसने भारत में शिक्षा का मतलब, उसका मकसद, सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई 1813 के चार्टर एक्ट से, पर असली गेम चेंजर था 1835 का साल, जब लॉर्ड मैकाले ने अपनी मशहूर रिपोर्ट दी और साफ साफ कहा कि अब वेस्टर्न और इंग्लिश एजुकेशन ही चलेगी। और फिर 1854 में वुड्स डिस्पैच ने आकर इस पूरे सिस्टम को एक फॉर्मल शक्ल दे दी। यूनिवर्सिटीज बनाई, सरकारी डिपार्टमेंट्स बनाए, और इस ढांचे की झलक हमें आज भी कहीं ना कहीं दिखती है। और आखिर उनका मकसद क्या था? मैकाले का ये मशहूर कोट सब कुछ साफ कर देता है। लक्ष्य ज्ञान देना नहीं था, बल्कि एक ऐसी क्लास तैयार करना था जो खून और रंग से तो भारतीय हो, लेकिन सोच, पसंद, हर चीज में अंग्रेज। और यही सोच, यही आइडियोलॉजी दशकों तक भारत की शिक्षा पर हावी रही। तो चलिए अब आते हैं 1947 के बाद के दौर में। आज़ादी के बाद भारत ने अपनी शिक्षा की कहानी को अपने हाथों में लेने की कोशिश की। आज़ादी के बाद भारत को एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी चाहिए थी जो उसकी अपनी हो, जो देश की ज़रूरतों को पूरा करे। तो इसी दिशा में सबसे पहले 1948 में राधाकृष्णन कमीशन बना, जिसका फोकस था यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर, कि आज़ाद भारत में हायर लर्निंग कैसी होनी चाहिए। और फिर 1964 में आया कोठारी आयोग, और इसने तो एक कमाल की बात कही। इन्होंने कहा कि भारत का भविष्य उसकी क्लासरूम्स में बन रहा है और असली राष्ट्रीय विकास शिक्षा से ही होगा। और इन कई दशकों के सुधारों के बाद हम पहुंचते हैं आज के दौर में और बात करते हैं सबसे बड़े और हाल के बदलाव की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसे सिर्फ एक और सुधार नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से नई शुरुआत की तरह देखा जा रहा है 21वीं सदी के लिए। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या है? वो है इसका स्ट्रक्चर। जो पुराना 10+2 का सिस्टम था, जिसे हम सब जानते हैं, वो अब खत्म। उसकी जगह आया है ये नया 5+3+3+4 का ढांचा। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब 3 साल की उम्र से ही बच्चों की देखभाल और पढ़ाई को फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा मान लिया गया है, जो पहले सच कहूं तो सिस्टम का हिस्सा था ही नहीं। पर यह बदलाव सिर्फ स्ट्रक्चर का नहीं है, सोच का भी है। जैसे MHRD का नाम बदलकर वापस शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, जो दिखाता है कि अब फोकस सिर्फ शिक्षा पर है। फिर एक नेशनल मिशन बनाया गया है ताकि तीसरी क्लास तक हर बच्चे को पढ़ना, लिखना और बेसिक गणित आ जाए। और इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा सपना है, भारत को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना। लेकिन कोई भी पॉलिसी एक जादू की छड़ी तो होती नहीं है।
इस नई पॉलिसी के सामने भी कुछ बहुत पुरानी और बहुत बड़ी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। आज भी गरीबी की वजह से लाखों बच्चे अच्छी पढ़ाई से दूर हैं। आबादी का बोझ हमारे रिसोर्सेज पर लगातार दबाव बना रहा है। शहरों में बढ़ती भीड़ से असमानता पैदा हो रही है और ब्रेन ड्रेन तो है ही, जहां हमारा बेस्ट टैलेंट देश से बाहर चला जाता है। और ये सारी चुनौतियां आपस में इतनी जुड़ी हुई हैं कि किसी भी पॉलिसी के लिए इनसे पार पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक तरफ हमारे पास एक नई, एक बहुत एम्बिशियस पॉलिसी है और दूसरी तरफ हैं ये दशकों पुरानी चुनौतियां। भारत इन दोनों के बीच एक बैलेंस कैसे बनाएगा और वो भविष्य कैसे बनाएगा जिसका सपना हम सब देख रहे हैं? इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।